गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। चलो शुरू करें। शुरू इस बार के बजट से उम्मीद की जा रही थी कि शायद मध्यम वर्ग को कोई राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने कोरोना महामारी काल में उत्पन्न संकट को देखते हुए किसी पर अतिरिक्त कर भी नहीं लगाया। इस बजट को सब अपने अपने दृष्टिकोण से सही और गलत बता रहे हैं। अन्य बार की तरह इस बार भी बजट में बड़े बड़े वादे किए गए हैं और बड़ी बड़ी राशियों की घोषणा की गई है, जो अच्छी बात है। लेकिन इन सब को धरातल पर उतारना सरकार के लिए जो बड़ी चुनौती होगी, वह है देश में लगातार बढ़ता भ्रष्टाचार। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत 86वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष भारत का स्थान 80वां था, यानी हम 6 पायदान और खिसक गए। यह इस बात का प्रमाण है कि हम भ्रष्टाचार को रोकने में उतने सफल नहीं हुए जो हमने सोचा था। इसलिए अब वक्त आ गया है कि सरकारों को बजट में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विशेष कदम उठाने के लिए भी अलग से बजट रखना चाहिए। भ्रष्टाचार सूचकांक में हमारी स्थिति से लोगों का लोकतंत्र में विश्वास कम होने लगता है, प्रतिभाओं का दमन होता है और विदेशी निवेश भी प्रभावित होता है। यह बात सही है कि भारत जैसे देश में भ्रष्टाचार तात्कालिक रूप से तो खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसके लिए सरकार कुछ शुरुआती कदम उठा सकती है। जैसे पहला उपाय आरटीआई का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन होना। दूसरे उपाय में हर योजना, हर उद्देश्य के लिए एक निश्चित क्रम में सबकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तीसरा उपाय यह है कि सरकारें खुद जागरूकता अभियान चलाएं। जैसे सरकार ने कोरोना महामारी के प्रति जागरूक रखने के लिए लोगों के मोबाइल पर महामारी के प्रति जागरूक रहने की सूचना दी है। कुछ ऐसे ही कदम भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने के लिए भी उठाए जा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी उपाय यह है कि कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज होनी चाहिए, क्योंकि अधिक संरक्षण की वजह से हम पाते हैं कि सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई कर पाना जटिल होता है। पांचवा उपाय है कि विसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक की कमियों को दूर किया जाए, क्योंकि यह हमें अच्छी तरह ज्ञात है कि प्रशासन के अंदर हो रही भ्रष्टाचार को बेहतर जानकारी प्रशासन के अंदर के ही किसी व्यक्ति को होती है। छठा और अंतिम उपाय है कि सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पूर्व में बने कानूनों को ही बेहतर तरीके से लागू करे। तभी हम निश्चित तौर पर बेहतर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास कर सकते हैं और सतत लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। पैरा कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की अनुशंसाओं के आधार पर कृषि मंत्रालय न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करता है। इसके तहत अभी 23 फसलों की खरीद की जा रही है।
इन फसलों में धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल हैं। फिलहाल देश में केवल 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, जिनमें से सबसे ज़्यादा किसान पंजाब व हरियाणा के हैं। एमएसपी को लेकर किसानों की चिंता के पीछे कुछ वजहें हैं। सरकार ने अब तक लिखित में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि फसलों की सरकारी खरीद जारी रहेंगी। अब तक जो भी बातें हो रही हैं वे जुबानी ही हैं। वहीं एक प्रमुख वजह है कि नए कृषि कानून के बाद किसानों की चिंता बढ़ने की। खास बात यह है कि सरकारी खरीद जारी रहेगी, इसका आदेश कृषि मंत्रालय से नहीं बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की तरफ से आना है। दूसरी वजह है ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि और राज्य सरकारों को न देना। केंद्र सरकार 3% की ये निधि हर साल राज्य सरकारों को देती थी, लेकिन इस साल केंद्र सरकार ने ये निधि देने से मना कर दिया है। इसका इस्तेमाल ग्रामीण बुनियादी ढांचा, जिसमें कृषि सुविधाएं भी शामिल हैं, बनाने के लिए किया जाता था। नए कृषि कानून के बनने के बाद ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव किसानों को सामने दिख रहे हैं। अगर एमएसपी पर खरीद का प्रावधान सरकार कानून में जोड़ भी दे तो आखिर कानून का पालन किया कैसे जाएगा? एमएसपी हमेशा एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए होता है, यानी फसल की निश्चित की गई गुणवत्ता होगी तो ही उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। अब कोई फसल गुणवत्ता के मानकों पर ठीक बैठती है या नहीं, इसे तय कैसे किया जाएगा? जो फसल उन मानकों पर खरी नहीं उतरेगी उसका क्या होगा? ऐसी सूरत में सरकार कानून में किसानों की मांग को शामिल कर भी ले तो कानून को अमल में लाना मुश्किल होगा। देश में लगभग 85% छोटे किसान हैं, जिनके पास खेती के लिए 5 एकड़ से कम जोत भूमि है। एमएसपी से नीचे खरीद को अपराध घोषित करने पर भी विवाद खत्म नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ किसान तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़िग हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी कानून वापस लेने पर राजी होती नहीं दिख रही है। इसके हल के लिए सरकार किसानों को सीधे वित्तीय सहायता दे सकती है, जैसा किसान सम्मान निधि के जरिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ किसान भी दूसरी फसलें उगाएं जिनकी बाजार में मांग है। अभी केवल गेहूं व धान उगाने पर किसान ज़्यादा जोर देते हैं और दलहन और तिलहन ऑयल सीड पर किसान कम ध्यान देते हैं। इससे बाजार को गतिशीलता बनी रहेगी। पैरा पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की भाषा भी सीमाएं तोड़ने लगी हैं। ममता दीदी की पार्टी के एक नेता ने भाजपा वालों को यहां तक कह दिया कि बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। इसी तरह के बोल भाजपा के छोटे बड़े नेताओं के भी सुनने को मिले। दीदी का भतीजा भी बोलने में पीछे नहीं है। बंगाल में ममता दीदी मतदाताओं को हिंदी बोलकर लुभा रही हैं, तो भाजपा वाले बंगाली बोल रहे हैं। जो बंगाल सबसे ज़्यादा सुसंस्कृत माना जाता रहा है,
जहां देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने जन्म लिया है, उस बंगाल की अब वह हालत देखकर शर्म से सिर झुक जाता है। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।